नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 5। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेनबाम लगा दे। चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं। मूठ की कही की खा खाकर मुटानी है। जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेनबाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेनबाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेनबाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती है। वो तो चाहती है किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा, और क्या? अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी ये BA कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी BA करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह, मेरा ब्याह। आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी। खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा हूँ। सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा, नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, अरे जाओ। सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाए तो हो चुका। अच्छा जाने दो। तुम्हारे पास कोई पोस्टकार्ड है? लाओ जरा इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दें। चंदर बात बदलकर बोला, पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा, तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो। सुधा ने पोस्टकार्ड देते हुए कहा, तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्टकार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा, पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया? हाँ। चंदर ने पोस्टकार्ड जेब में रखते हुए कहा, चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे। सुधा ने मचलते हुए कहा, चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। ये मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौटकर आओ तो पापा से कहो, रे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा। वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ है क्या? सुधा ने बिगड़कर कहा, नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। चंदर बोला, अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही न चले। सुधा ने कहा, अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा, हाँ, जरूर देंगे तुम्हें। मतलबी कही के। सुधा बोली, अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकालकर बोली, इससे काम चल जाएगा? हाँ,
आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाए, तब सेकंड शो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए। तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। ओह, तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल ये था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे। और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सानेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वो फिर चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए। लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज न हो जाए, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कराई। हाँ, अब वो कुछ कहता नहीं और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वो उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों। मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वो इधर धीरे धीरे हट गया और इधर वह ये विश्वास करने लगा है कि सचमुच वो सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए, अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वो बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वो जरूर सार्जेंट के साथ जाती है, वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वो गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ। और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की हैं और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत न समझना।
जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं और ये किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई है कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूं और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी की आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा? हौजी, बाल डांसर्स भी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बटी को ले चलोगे? हाँ, हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जारजेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बटी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बटी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? हूँ। बटी ने सिर हिलाकर जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा। धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वो सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गईं और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मी कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ और वह मुझे। कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ। ओफ। और वो सिर थामकर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा। आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की है, लाओ आज ड्राइव करो। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सेलामी, वेयर शी डांस्ड सेलामी, जहां वो नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सेलामी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, ये बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सेलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंदर को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हेराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से,
लेकिन हैरात अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया। तो क्या हुआ? ये तो सेक्स है मी कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, ये भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है, तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो। लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि ये कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता रिश्ता, मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला, हाँ हाँ ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो ये तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है ये अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणयाचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।